हाय स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पिछली क्लास में जो पढ़ रहे थे वो कोशिका के बारे में और कोशिका में अपन ने सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है कोशिका द्रव्य। साइटोप्लाज्म, साइटोकोशिका प्लाज्म, कोशिका के अंदर पाए जाने वाला द्रव क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। सबसे पहले साइटोप्लाज्म होता कहाँ है? देखो ये कोशिका है अपनी, कोशिका में ये जो है ये क्या है? कोशिका झिल्ली। उसके बाद में यहाँ पर जो होगी ये होगी केंद्रक झिल्ली। ये जो है ये है केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली के बीच में और कोशिका झिल्ली अर्थात कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के मध्य में जो द्रव पाया जाता है वही क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य कहलाता है। ये बात क्लियर, कोशिका द्रव्य। तो ये क्लियर हो गया। कोशिका द्रव कहाँ है? कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के मध्य जो है वो द्रव कौन सा द्रव है? कोशिका द्रव्य। और कोशिका द्रव सबसे पहली बात जो है ये होता है एमॉर्फस। कोशिका द्रव जो क्या है? एमॉर्फस। दूसरी अगर बात करें तो ट्रांसल्यूसेंट और एमॉर्फस द्रव होता है। ट्रांसल्यूसेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर दो प्रकार की चीज़ें पाई जाती है, दो प्रकार के सॉल्यूशन जो है, अर्थात ट्रांसल्यूसेंट सॉल्यूशन जो है उसमें क्या क्या होगा? एक तो ट्रू सॉल्यूशन के रूप में पदार्थ पाए जाएंगे और एक जो है ये क्या होता है? कोलोइडल। क्या होगा? ये कोलोइडल सॉल्यूशन के रूप में भी पदार्थ पाए जाते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन के रूप में जो पाया जाता है जैसे शुगर है, अमीनो एसिड है, न्यूक्लियोटाइड है, तो ये जो है इसमें किसके रूप में पाए जाएंगे? ट्रू सॉल्यूशन के रूप में पाए जाते हैं। सत्य विलयन जिसको कहा जाता है। कोलोइडल विलयन के रूप में कौन कौन से पाए जाते हैं? जैसे प्रोटीन जो है ये कोलोइडल विलयन के रूप में हो सकते हैं। इसमें फैट अर्थात ये छोटी छोटी बूंदों के रूप में पाया जा सकता है। कौन? ये जो है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो विलयन बनता है वो ट्रांसल्यूसेंट जो है वो कोलोइडल विलयन है, जिसमें ट्रू सॉल्यूशन के रूप में भी कुछ पदार्थ पाए जा सकते हैं अर्थात मिश्रित रूप में जो पदार्थ बुले रहेंगे, और कोलोइडल सॉल्यूशन के रूप में भी अर्थात कुछ पदार्थ जो है वो। अब देखो यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म जो होता है इसको कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भागों में बांट सकते हैं साइटोप्लाज्म को। साइटोप्लाज्म को दो भाग कौन कौन से? जैसे मान लो अगर साइटोप्लाज्म की बात करते हैं तो साइटोप्लाज्म जो है इसमें क्या होते हैं? जैसे साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स जो है, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। उसके बाद में अगर अपन बात करें यहाँ पर दूसरी बात, तो जो भी कोशिकांग जो होते हैं वो किस में आते हैं? साइटोप्लाज्मिक जो है स्ट्रक्चर जितनी भी पाई जाती है इसमें साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स जो है और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर कौन कौन सी? यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर को कितने भागों में बांट देंगे? दो भागों में बांट देंगे। एक तो जितने भी सजीव भाग जो होते हैं जिसमें क्या आती है? सेल, कोशिकांग जिनको कहा जाता है, कोशिकांग सेल ऑर्गेनल्स, और दूसरा जो होता है वो आता है सेल इंक्लूजन्स। सेल इंक्लूजन्स
तो सेल इंक्लूजन्स जो हैं और सेल ऑर्गेनल्स जो हैं जिसमें कौन कौन पाए जा सकते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, हरितलवक है, अंतःप्रद्योजालिका है, गोल्जिकाए है। अगर यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स की बात करते हैं तो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स जो है यहाँ पर ये द्रव जो है, तो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स क्या क्या काम कर सकते हैं, पहली बात तो यहाँ पर ये देखते हैं अपन। तो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में ये जितने भी कोशिकांग पाए जाते हैं वो सभी कहाँ पाए जाते हैं, इसी मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। तो यहाँ सभी कोशिकांग व सेल इंक्लूजन्स पाए जाते हैं, पहली बात तो यहाँ पर जो कोशिका से रिलेटेड जितनी भी कोशिकांग जो हैं, निर्जीव पदार्थ जो हैं, वो सभी कहाँ पाए जाते हैं, इस साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म जो है, इस साइटोप्लाज्म में क्या होती है कि बहुत सी ऐसी मेटाबॉलिक रिएक्शन संपन्न होती है। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन को करने के लिए जितने भी एंजाइम पाए जाते हैं वो सभी एंजाइम कहाँ होते हैं, इसी मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। यहाँ पर बहुत सी मेटाबॉलिक या उपापचय क्रियाएं बोल सकते हैं, क्रियाएं संपन्न होती हैं तथा इनके लिए आवश्यक एंजाइम इसी मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, तो जैसे अगर अपन बात करें एक एग्जाम्पल ग्लाइकोलाइसिस, एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, जो ग्लूकोज का अपघटन होगा यहाँ पर, तो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया जो होती है वो कोशिका के कहाँ होती है, कोशिका द्रव में। ग्लाइकोलाइसिस एक मल्टी स्टेप अभिक्रिया है जिसमें लगभग 10 स्टेप होती है जिनमें ये अभिक्रिया संपन्न होती है। और ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का विखंडन होकर क्या बनता है, पायरुविक अम्ल या पायरुवेट का क्या होता है, 2 अणु बनते हैं। तो ये चाहे ऑक्सीशोषण हो चाहे अनऑक्सीशोषण हो, दोनों में ही संपन्न होती है। और कहाँ होती है, कोशिका के कोशिका द्रव में। और इसके लिए आवश्यक जितने भी एंजाइम होते हैं वो सभी कहाँ पाए जाते हैं, कोशिका द्रव में ही संपन्न, कोशिका द्रव में ही पाए जाते हैं। दूसरी अगर बात करते हैं तो ये जो है कोशिका जो होती है, कोशिका में क्या बनते हैं, सूडोपोडिया का निर्माण होता है। तो सूडोपोडिया फॉर्मेशन जो है उनमें भी क्या कर देता है, ये सहायक होता है कौन, मैट्रिक्स। अगर अपन अमीबा की बात करते हैं तो अमीबा में क्या पाए जाते हैं, सूडोपोडिया पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ये है सूडोपोडिया, सूडोपोडिया निर्माण में सहायक होता है। तो ये सूडोपोडिया जो है उस सूडोपोडिया के निर्माण में भी ये क्या होगा, सहायक होगा, जिसके कारण सूडोपोडिया का निर्माण होता है। सूडोपोडिया देखेंगे अपन जब कोशिका द्रव जो है, कोशिका द्रव के 2 भागों में, अर्थात मैट्रिक्स जो है इसको कितने भागों में बांट देते हैं, 2 भागों में बांट देते हैं। एक जो होता है बाहरी भाग, कोशिका द्रव को एक बाहरी भाग जो अधिक सघन भाग होता है जिसको क्या कहा जाता है, जेल, और अंदर के भाग जो कम सघन भाग या लिक्विड जो होता है वो ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं सोल। अर्थात बाहरी कोशिका द्रव जो होता है उसको बोलते हैं एक्सोप्लाज्म और आंतरिक कोशिका द्रव जो होता है उसको बोलते हैं एंडोप्लाज्म। तो अगर अपन बात करें यहाँ पर तो ये साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स जो है इसमें ये सारी क्रियाएँ क्या होंगी, संपन्न होती हैं। जो कोशिकांग जो है ये कोशिका के जितने भी अंग जो होते हैं वो सारे कहाँ पाए जाते हैं, इसी कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर अपन और बात करें साइटोप्लाज्म के बारे में तो साइटोप्लाज्म जो है इसके
जैसे मान लो ये कोशिका है, कोशिका का ये भाग, कोशिका जो है उसका बाहरी भाग जो है ये अधिक सघन भाग होगा। यहाँ पर ये क्या होगा, अधिक सघन भाग होगा। और इसी कोशिका के बाहरी भाग को क्या कहेंगे, जेल प्रावस्था, या इसी को कहेंगे एक्सोप्लाज्म। क्या कहेंगे, एक्सोप्लाज्म, या इसी को कहेंगे जेल प्रावस्था, या इसी को कहीं कहीं क्या कह देते हैं, कॉर्टेक्स। क्लियर। और जो कोशिका के अंदर जो भाग होता है वो होता है कम सघन भाग, और उस कम सघन भाग को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म, और या इसको बोल देते हैं सॉल, या इसको क्या कहा जाता है, सॉल कहा जाता है। तो एंडोप्लाज्म और एक्सोप्लाज्म जो है, सॉल और जेल जो है एक दूसरे में क्या होते हैं, अंतः परिवर्तन होते हैं। इस चीज को अगर देखना हो तो जो अमीबा जो होते हैं, अमीबा में जो गति जो होती है वो किसके द्वारा होती है, सूडोपोडिया के द्वारा। और सूडोपोडिया का फॉर्मेशन किस में होता है, जेल का सॉल में बदलना और सॉल का जेल में बदलने से होता है। अर्थात अगर देखें यहाँ पर, जैसे मान लो ये कोशिका झिल्ली है और कोशिका झिल्ली होगी। आप देखो यहाँ पर जैसे ही सॉल जो है वो किस में बदलती है, जेल सॉल में बदलती है। जेल क्या है, अधिक कंसंट्रेट है, अधिक गाढ़ा द्रव। तो जैसे ही वो जेल सॉल में बदलेगा तो सॉल क्या है, अधिक लिक्विड है, तरल पदार्थ है। तो तरल पदार्थ होते हैं उसका जो वो मूवमेंट है वो ज़्यादा हो जाएगा, और मूवमेंट के साथ ये कोशिका झिल्ली को कहाँ धकेलेगा, बाहर की तरफ धकेलेगा। तो यहाँ पर जो है ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक इस तरीके से संरचना बनती है। और आगे और देखते हैं, तो जैसे मान लो यहाँ पर जो है इस तरीके, यहाँ पर भी अगर जेल बनती है तो इस तरीके से किसका निर्माण होता है, तो ये सूडोपोडिया है। तो ये मान लो कोई भोज्य पदार्थ है तो सूडोपोडिया के द्वारा ये क्या कर देती है, भोज्य पदार्थ को अंदर ग्रहण कर लेते हैं। तो कैसे होगा ये, तो जेल प्रावस्था जो है ये किस में बदल जाती है, सॉल में, और सॉल प्रावस्था किस में बदल जाती है, जेल में। अर्थात जेल को सॉल में बदलना सॉलेशन कहलाएगा, और सॉल का जेल में बदलना क्या कहलाता है, जेलेशन कहलाता है। तो एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म जो है ये किसके भाग, कोशिका द्रव की, और कोशिका द्रव दोनों एक दूसरे में क्या होते हैं, अंतः परिवर्तित होते हैं। अंतः परिवर्तन होने से एक महत्वपूर्ण संरचना का निर्माण होता है, जिसे क्या कहा जाता है, सूडोपोडिया कहा जाता है। और ये सूडोपोडिया भोज्य पदार्थों को अंदर ग्रहण करने में भी क्या होते हैं, सहायक होते हैं। अगर सूक्ष्म जीव की बात करते हैं, जैसे अमीबा जो होते हैं, अमीबा में सूडोपोडिया जो बनते हैं वो गति में बहुत बड़ा इनका क्या होता है, रोल होता है। क्योंकि अमीबा में जो गति होती है वो किसके द्वारा होती है, सूडोपोडिया के द्वारा ही होती है। तो ये कोशिका द्रव था। अगर एक और बात है, कोशिका द्रव जो है वो कोशिका के अंदर क्या करता है, कोशिका द्रव क्या करता है, मूवमेंट करता है, और उसी मूवमेंट को क्या कहा जाता है, कोशिका द्रव का कोशिका के अंदर गति को या मूवमेंट को या वेग को, गति को या मूवमेंट बोल सकते हैं, गति को अंदर कोशिका द्रव का कोशिका के अंदर गति, मूवमेंट बोलो, मूवमेंट को क्या कहा जाएगा, साइक्लोसिस, साइक्लोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाएगा यहाँ पर, मूवमेंट, साइक्लोसिस कहा जाता है। और साइक्लोसिस जो है ये कितने प्रकार का होगा, दो प्रकार का हो सकता है साइक्लोसिस। एक जो है वो कौन सा, साइक्लो रोटेशनल, और एक जो होगा सर्कुलेशनल। तो ये तो हो जाएगा रोटेशनल साइक्लोसिस, और दूसरा हो जाएगा यहाँ पर सर्कुलेशनल। तो यहाँ पर सर्कुलेशनल
रोटेशनल में तो क्या काम किया जाता है कि जो कोशिका जो होती है, इस कोशिका में क्या होगी, एक बड़ी रिक्तिका पाई जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर ये क्या है, बड़ी रिक्तिका है। तो इस बड़ी रिक्तिका के चारों तरफ कोशिका द्रव का क्या होता है, मूवमेंट होता है एक ही दिशा में। यहाँ पर ये क्या हो रहा है, एक ही दिशा में मूवमेंट हो रहा है, किसका, कोशिका द्रव का। किसके चारों तरफ, बड़ी जो कोशिका रिक्तिका पाई जाती है उसकी, तो उसे क्या कहा जाता है, रोटेशनल। जबकि सर्कुलेशनल की बात करते हैं तो सर्कुलेशनल में क्या पाई जाती है, जो रिक्तिकाएं जो होती हैं ये छोटी छोटी होती है, और छोटी छोटी रिक्तिका जो है, मान लो एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो इनके चारों तरफ जो कोशिका द्रव जो है गति करता है, वो अलग अलग दिशा में गति कर सकता है। तो इस प्रकार के मूवमेंट, कोशिका द्रव के मूवमेंट जो होता है उसको क्या कहा जाता है, सर्कुलेशनल कहा जाता है। और इसी साइक्लोसिस के द्वारा क्या होता है, कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग द्रव जो है वो समान रूप से क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, समान रूप से क्या पाए होते हैं, वितरित होते रहते हैं। क्लियर। तो ये था अपना कोशिका द्रव। तो कोशिका द्रव में कैसा गुण, पहला अमॉर्फस होता है, ट्रांसल्यूसेंट होगा, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर जो ट्रांसल्यूसेंट है इसमें ये दो प्रकार के पदार्थ मिश्रित रह सकते हैं, एक तो वाष्पिक सॉल्यूशन के रूप में, एक कॉलोइडल अवस्था के रूप में। वाष्पिक सॉल्यूशन में जैसे शुगर है, अमीनो एसिड है, न्यूक्लियोटाइड, ये किस रूप में होते हैं, वाष्पिक सॉल्यूशन के रूप में। जबकि कॉलोइडल सॉल्यूशन के रूप में जैसे प्रोटीन हो सकता है, फैट हो सकता है। उसके बाद में साइटोप्लाज्म जो होता है उसके दो भागों में, मैट्रिक्स, एक तो जो द्रव जो उसके अंदर पाया जाता है वो, और एक साइटोप्लाज्म जो संरचनाएं जो पाई जाती हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो है अगर एक टर्म और देखते हैं, कोशिका द्रव, ये क्या है, कोशिका द्रव। और दूसरा जो केंद्रक झिल्ली है, और केंद्रक झिल्ली के अंदर जो पदार्थ पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव। ये क्या है, केंद्रक द्रव। तो इन दोनों को मिलाकर, केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव को मिलाकर एक साथ क्या कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म। क्या कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म। क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म। तो कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव जो है उन दोनों को एक साथ मिलाकर क्या कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। जो कहाँ, कोशिका द्रव कोशिका केंद्रक झिल्ली और केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के मध्य पाया जाएगा, जबकि न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव जो है वो कहाँ पाया जाएगा, केंद्रक झिल्ली के अंदर पाया जाएगा। कोशिका द्रव केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के मध्य में पाया जाए। क्लियर। अब अपन नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे, कोशिका के अंदर जो कोशिकांग पाए जाते हैं, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी काय है, माइटोकॉन्ड्रिया है, हरित लवक है, लाइसोसोम है, क्लियर, राइबोसोम है।